सोचिए, 25 दिसंबर 1991, एक ऐसी तारीख जब दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सुपर पावर ऐसे बिखर गई जैसे जैसे ताश के पत्ते। एक जायंट जो 15 देशों से बना था, सोवियत यूनियन। सवाल तो यही है ना कि आखिर इतनी बड़ी ताकत का एंड हुआ तो हुआ कैसे? चलिए, इसकी पूरी कहानी को आज हम डिकोड करते हैं। एक सुपर पावर बिना वॉर के कैसे कोलैप्स हो गया, सोचने वाली बात है ना? सबसे सबसे शॉकिंग चीज यही है, इस देश पर ना कोई एटम बॉम्ब गिरा, ना ही किसी ने बाहर से हमला किया, फिर भी ये बिना लड़े ही खत्म हो गया। एक ऐसी पहेली है ये जो आज भी बड़े बड़े हिस्टोरियंस को हैरान कर देती है। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई थी? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक्ट 1, एक सुपर पावर का जन्म। ये कहानी शुरू होती है साल 1917 से। एक नए देश का जन्म हुआ था और उसकी बुनियाद पता है किस पे रखी गई थी? एक बहुत बड़े सपने पर। एक ऐसा सपना जिसमें सब के लिए बराबरी हो। साल था 1917। व्लादिमीर लेनिन ने एक क्रांति की जिसे कहते हैं बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। उनका मकसद बहुत सिंपल था, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां कोई अमीर गरीब ना हो, सब बराबर हों। और फिर 1922 में 15 देशों को जोड़कर ऑफिशियली बना यूएसएसआर, यानी सोवियत यूनियन। लेनिन तो एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर चाहते थे, लेकिन 1924 में उनकी मौत हो गई और बस उनके जाते ही सब कुछ बदलने वाला था। असल में यहीं से असली प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। तो अब आते हैं एक्ट 2 पर, स्टालिन का डर और कंट्रोल। लेनिन के बाद पावर में एक ऐसा आदमी आया जिसने उस बराबरी के सपने को एक खौफनाक सच्चाई में बदल दिया, डर और कंट्रोल की सच्चाई में। उसका नाम था जोसेफ स्टालिन। स्टालिन का फंडा ना एकदम सिंपल था, टोटल कंट्रोल, मतलब सब कुछ उसके हाथ में। उसने कहा सिर्फ एक पार्टी का राज होगा, कम्युनिस्ट पार्टी, बस। देश को मॉडर्न बनाने के नाम पर ऐसी फोर्स्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई जिसकी कीमत लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। कंट्रोल इतना ज्यादा कि कहते हैं उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता था। लोगों में इतना डर था कि वो उसका नाम लेने से भी कांपते थे। और सोचिए, जो कोई भी स्टालिन के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी करता था ना, उसे सीधा भेजा जाता था गुलाग। ये गुलाग क्या था? ये फोर्स्ड लेबर कैंप्स का एक नेटवर्क था, यानी जीते जी नर्क, हेल ऑन अर्थ। यहाँ पॉलिटिकल दुश्मन, राइटर्स, साइंटिस्ट, कोई भी हो, उसको भेज दिया जाता था। उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे, उन्हें टॉर्चर किया जाता था। ये नंबर देखिए, एक बार इस नंबर को आराम से देखिए। 18 मिलियन, मतलब लगभग 1,80,00,000 लोग स्टालिन के राज में इन गुलाग्स में कैद थे। कैन यू इवन इमेजिन? यही थी उसके डर की लेगेसी। 1953 में स्टालिन की मौत तो हो गई, लेकिन सोवियत यूनियन को इस सब की असली कीमत आगे चुकानी थी। अब आते हैं एक्ट 3 पर, कोल्ड वॉर का असली प्राइस। अब कहानी उस दौर में एंटर करती है जिसने सोवियत यूनियन को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। कोल्ड वॉर, हाँ, ये एक ऐसी जंग थी जिसमें एक भी गोली नहीं चली, लेकिन इसने एक सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया था। तो ये जंग थी किस चीज की? ये थी दो अलग अलग सोच की लड़ाई, आइडियोलॉजीज की। एक तरफ था अमेरिका का कैपिटलिज्म, यानी आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, आज़ादी। और दूसरी तरफ था यूएसएसआर का कम्युनिज्म, जहां ए से लेकर जेड तक सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। आपकी जमीन, आपकी दुकान, फैक्ट्री, सब कुछ भी आपका पर्सनल नहीं था। अगर सच कहूं तो ये एक ईगो वॉर थी, प्योर ईगो। 45 साल तक चली ये रेस। सवाल बस एक था, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन बनेगा, अमेरिका या सोवियत यूनियन? और इस रेस में दोनों देशों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और इस ईगो को जीतने के लिए ना यूएसएसआर ने पानी की तरह पैसा बहाया। सीरियसली, हजारों न्यूक्लियर हथियार बनाए, स्पेस रेस में अमेरिका को टक्कर दी, पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट देशों को सपोर्ट किया। और नतीजा सोच सकते हैं क्या हुआ? देश का खजाना पूरा खाली हो गया। ये ग्राफ देखिए, 1980s आते आते इकोनॉमी बुरी तरह से गिर चुकी थी। हालत इतनी खराब थी कि सरकार के पास अपनी ही लोगों को बेसिक चीजें देने के पैसे नहीं थे, जैसे रोटी या जूते। तो अब शुरू होता है एक्ट 4, आज़ादी की एक गलती।
जब देश बिल्कुल कोलैप्स होने की कगार पर था, तभी कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। एक नया लीडर जो सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन उसकी एक कोशिश ही सोवियत यूनियन के एंड का सबसे बड़ा रीजन बन गई। साल 1985 पावर में आए मिखाइल गोर्बाचेव। उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि सिस्टम अंदर से टूट रहा है। तो इसे बचाने के लिए वो 2 रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज लेकर आए। पहली थी ग्लासनोस्ट, जिसका मतलब था ओपननेस। सोचिए, 70 साल में पहली बार लोगों को बोलने की आज़ादी मिली, मीडिया पर से कंट्रोल हटा दिया गया। और दूसरी पॉलिसी थी पेरेस्ट्रोइका, यानी रीस्ट्रक्चरिंग। इसने क्या किया? इसने इकोनॉमी को खोल दिया। लोगों को पहली बार अपना छोटा मोटा प्राइवेट बिजनेस शुरू करने की परमिशन मिली। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोल दिए गए। देखिए, गोर्बाचोव का प्लान सिस्टम को रिफॉर्म करना था, उसे तोड़ना बिल्कुल नहीं था। लेकिन शायद वो एक चीज भूल गए थे। कहते हैं ना, जब सालों से पिंजरे में कैद एक पंछी को थोड़ा सा आसमान दिखता है, तो वो पूरा आसमान मांगता है। बस यही हुआ। लोगों को जब आज़ादी का थोड़ा सा टेस्ट मिला ना, तो उनकी भूख और बढ़ गई। अब उन्हें थोड़े बहुत रिफॉर्म्स नहीं, अब उन्हें पूरी आज़ादी चाहिए थी। और बस जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और फिर 1989 में एक ऐसी चीज हुई जिसने आग में घी डाल दिया। बर्लिन की दीवार गिर गई। ये एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। सोवियत यूनियन के लोगों को एक क्लियर मैसेज मिल गया कि अगर जर्मनी के लोग डर की दीवार गिरा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? अचानक आज़ादी इम्पॉसिबल नहीं लग रही थी। और अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी और सबसे ड्रामेटिक हिस्से में। एक्ट 5, एक सुपर पावर का अंत, एक सुपर पावर के आखिरी दिन। अगस्त 1991। कम्युनिस्ट पार्टी के जो पुराने हार्डलाइनर नेता थे ना, उन्हें गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने गोर्बाचोव के खिलाफ ही एक कू कर दिया। उन्हें घर में नजरबंद कर दिया और देश में इमरजेंसी लगा दी। उनका प्लान सिंपल था, आज़ादी की इस लहर को कुचल दो और सोवियत यूनियन को टूटने से बचाओ। लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया, बुरी तरह। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए प्रोटेस्ट करने, और जब आर्मी को अपने ही लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर मिला, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और बस यही वो मोमेंट था जब सब कुछ खत्म हो गया। कूप फेल हो चुका था। इसके बाद तो चीजें इतनी तेजी से बदली कि किसी को संभालने का मौका तक नहीं मिला। देखिए, 8 दिसंबर को रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। फिर 25 दिसंबर को गोर्बाचोव ने रिजाइन कर दिया और आखिरकार 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन को ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया। उसी दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने लाइव टीवी पर आकर पूरी दुनिया को बताया, द सोवियत यूनियन इज नो मोर। बस एक सुपर पावर का अंत हो चुका था और उसके साथ ही कोल्ड वॉर भी खत्म हो चुकी थी। तो एक सुपर पावर का इस तरह से बिना लड़े टूट जाना, ये हमें सिखाता क्या है? क्या ये इस बात का सबूत है कि लोगों की आवाज़ को आप हमेशा के लिए दबा नहीं सकते? या फिर इसका मतलब ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी भी एक सिस्टम को तोड़ सकती है? इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था।